इनपुट किया। ओके, तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो एक्टिव क्लास कवरेज की थी। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो इनएक्टिव क्लास कवरेज का। तो इसके अंदर जो पॉइंट है कि वहाँ पे हमने कहा था कि मेजर क्लासेस जो हैं वो प्रेडिकेट को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे है कि मेजर क्लासेस को अफेक्ट नहीं करते। तो ये तो एन पी सी आई इन सी पी को आप कह रहे हैं कि ये मेजर क्लास होगी, और आप साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि मेजर क्लास और माइनर क्लासेस जो हैं वो सेम नहीं होगी। लेकिन आपने उन टपल्स को देखना है जिनकी वजह से पी की ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिसाल के तौर पर आप सी आई की वैल्यू ट्रू से फॉल्स करते हैं, तो अब उन प्रेडिकेट की वैल्यू के ऊपर तब्दील होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। प्रेडिकेट की वैल्यू वही हो सकती है दोनों सिनेरियोज के अंदर। तो अब अरे आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी फिर से। क्लास कवरेज को पूरा कर रहे हैं। पहली क्या है, सर आवाज नहीं आ रही। रिक्वायरमेंट नंबर वन, CI evaluation to will be true. Okay. जो आपका predicate था, तो predicate with predicate सर जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। तस्वीर आ रही है। हेलो।
सर अभी जी सर, आपकी आप आवाज़ बताइए। ठीक होती है, जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आवाज आ रही है? तो नो इनएक्टिव सर, कवरेज आवाज कहते हैं कट और रही इसको रिस्ट्रिक्टेड इनएक्टिव क्लास कवरेज कहते हैं। So, unlike active class coverage, the notion of correlation यहाँ पे नहीं होती। इस केस में कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ जनरल और रिस्ट्रिक्टेड इनएक्टिव क्लास कवरेज का कॉन्सेप्ट होगा। तो CI डज नॉट, सो सी क्यों नहीं है? क्योंकि CI को हम कह रहे हैं इसने डिटरमिन नहीं करना, हमने उन टपल्स को देखना है जहाँ पे उसकी सर स्लाइड शो नहीं हो रही। जो वैल्यू है वो तो नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं है। सो ऑलवेज गारंटीड है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि माइनर क्लास सर आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं शो हो रही हमें। वो वाले टप्पल भी देख रहे हैं प्रेडिक्ट की वैल्यू क्या वो। तो जनरल इनएक्टिव क्या करना है, प्रेडिक्ट जो प्रेडिक्ट ये और दूसरी, इसका मतलब कि उसमें एक वैल्यू दी होती है और प्रेडिकेट की वैल्यू तो मिल नहीं हो, वो कंसिडर किया। तो Caesar do not need to is true as is false. The middle class को देखना है जहाँ पे माइनर क्लासेस की वैल्यूज जो है उनका सेम होना भी जरूरी नहीं है। मतलब है कि ट्रू मेजर क्लास जहाँ पे ट्रू थी और जो मेजर वहाँ पे फॉल्स थी, उन उस माइनर क्लासेस की वैल्यू सेम हो सकती है। उसका सिनेरियो क्या है कि जब मेजर वैल्यू ट्रू फॉल्स भी इस सिनेरियो में वैल्यूज फॉल्स हो गया सेम उसके बाद हम जिला को हाँ जी, आवाज आ रही है? सर जी अभी आ रही है, जब आप शेयर करते हैं तब बिल्कुल नहीं आती और अभी आप इतना आगे निकलते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या कुछ पड़ा। सिर्फ दो डेफिनेशन मैंने बताई हैं, जनरल इनएक्टिव क्लास कवरेज की और रिस्ट्रिक्टेड इनएक्टिव क्लास कवरेज की। ये बिल्कुल इसकी आवाज नहीं आई। सर नहीं एक सर। लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। तो जनरल इनएक्टिव क्लास कवरेज ये है बेसिकली कि इसमें हम देखते हैं कि प्रेडिकेट जो है उसको उसके अंदर से हमने मेजर क्लास उसी तरह से ली जैसे एक्टिव क्लास कवरेज में है।
और ये भी आपने कहना है कि माइनर क्लासेस जो हैं वो मेजर क्लास के बराबर नहीं हो सकती। तो अब हमने अपने उन टपल्स को भी को देखना है जहाँ पे मेजर क्लास की वैल्यू तब्दील हो रही है लेकिन प्रेडिकेट की वैल्यू तब्दील नहीं होती, हम उनको देखते हैं। और साथ में हम कह रहे हैं कि माइनर क्लासेस डू नॉट नीड टू बी द सेम। जनरल के अंदर क्या है कि उनकी वैल्यू जब मेजर क्लास की वैल्यू ट्रू से फॉल्स हो रही है तो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो डू नॉट नीड टू बी द सेम का मतलब क्या है कि सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो जब सी आई की वैल्यू ट्रू थी और जब सी आई की वैल्यू फॉल्स है, उन दोनों केस में ये माइनर क्लास की वैल्यू सेम भी हो सकती है और इक्वल टू का साइन यहाँ मुझे बता रहा है कि ये डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड इनएक्टिव क्लास कवरेज है वहाँ पे क्या हो रहा है कि सी आई की जो वैल्यू है वो जब ट्रू थी और जब सी आई की वैल्यू फॉल्स थी तो ये इक्वल टू का साइन मुझे बता रहा है कि दोनों की वैल्यूज हैं वो सेम होगी। तो रिस्ट्रिक्शन वाले केस में वैल्यू सेम होगी माइनर क्लासेस की, और जो जनरल वाला केस है वहाँ पे माइनर क्लासेस की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पे हम कह रहे थे कि मेजर जो एक्टिव क्लास है, जो मेजर क्लास है, वो प्रेडिकेट को डिटरमिन करती है। मतलब हमने उन रोज को देखना है जहाँ पे अगर आप वैल्यू तब्दील करें तो जो ट्रू से फॉल्स करें या फॉल्स से ट्रू करें तो आपकी प्रेडिकेट की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि सी आई जो है उसको डिटरमिन नहीं करती। मतलब आप उन टपल्स को भी देख सकते हैं जहाँ पे अगर आपने मेजर क्लास की वैल्यू को तब्दील किया ट्रू से फॉल्स तो प्रेडिकेट की वैल्यू के ऊपर शायद कोई असर नहीं पड़ा। तो इन टपल्स को भी हम देखते हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको इनएक्टिव क्लास कवरेज कहते हैं। तो अब जो सबसम्पशन का क्राइटेरिया है वो क्या है कि कम्बिनेटोरियल जो कवरेज है ये सबसे टॉप लेवल के ऊपर है। ये आपके रिस्ट्रिक्टेड एक्टिव क्लास कवरेज को सब्स्यूम करता है और रिस्ट्रिक्टेड इनएक्टिव क्लास कवरेज को भी सब्स्यूम करता है। और रिस्ट्रिक्टेड एक्टिव क्लास कवरेज जो है अगर आप अचीव कर लें तो आप कोरिलेटेड एक्टिव क्लास कवरेज को सब्स्यूम अचीव कर सकते हैं, और अगर आपने कोरिलेटेड एक्टिव क्लास कवरेज अचीव किया तो आप जनरल एक्टिव क्लास कवरेज को अचीव कर लेते हैं। और जनरल एक्टिव क्लास कवरेज अगर आपने अचीव किया तो आप क्लास कवरेज को अचीव कर लेते हैं। इसी तरीके से कोरिलेटेड में हमने कहा था कि एक्सप्लिसिटली प्रेडिकेट कवरेज भी अचीव हो जाता है। तो ये एरो बता रहा है कि जब आपने कोरिलेटेड एक्टिव क्लास कवरेज अचीव किया तो यू आर एबल टू अचीव प्रेडिकेट कवरेज आल्सो। इसी तरीके से जब आपने रिस्ट्रिक्टेड इनएक्टिव क्लास कवरेज अचीव की then you will be able to achieve general inactive class coverage। और जब general inactive class coverage achieve किया तो you are able to achieve both the class coverage and the predicate coverage। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज मेकिंग क्लासेस डिटरमिन अ प्रेडिकेट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हम सिर्फ अब कह रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड था कि किसके थ्रू आप वो वैल्यूज तलाश कर सकते हैं जिसके अंदर जिसको अगर आप फिक्स करें तो मेजर क्लास जो आपकी वो प्रेडिकेट को डिटरमिन करती है। लेकिन अब जो मेथड है दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशनल अप्रोच। इसके थ्रू आप क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेजर क्लास के लिए माइनर क्लासेस क्या वैल्यू होगी कि वो जो स्पेसिफिक क्लास है वो मेजर क्लास बनेगी जो प्रेडिकेट की वैल्यूज को डिटरमिन करेगी। सो फाइंडिंग वैल्यूज फॉर minor classes CJ is easy for simple predicates, but how to find values for more complicated predicates, तो उनको लिए कैसे तलाश किया जाए। तो इसके लिए एक डेफिनेशन अप्रोच मौजूद है। वो क्या कहती है कि पी सी इक्वल टू ट्रू आप करना है और पी सी इक्वल टू फॉल्स आपने करना है। इसका क्या मतलब है, इज द प्रेडिकेट विद एवरी अकरेंस ऑफ सी रिप्लेस्ड बाय ट्रू, एंड द सेकंड वन इज द प्रेडिकेट पी विद एवरी अकरेंस ऑफ सी रिप्लेस्ड बाय फॉल्स। तो जिस क्लास को आप एक्टिव क्लास बनाना चाह रहे हैं हमने उस क्लास की हर अकरेंस को उस प्रेडिकेट के अंदर एक दफ़ा ट्रू से रिप्लेस कर देना है और दूसरे इंस्टेंस के अंदर हमने उसको हर अकरेंस को हमने फॉल्स से रिप्लेस कर देना है। टू फाइंड वैल्यूज फॉर द माइनर क्लासेस वी कनेक्ट पी सी इक्वल टू ट्रू एंड पी सी इक्वल टू फॉल्स विद एन एक्सक्लूसिव और। तो वो जो पी सी इक्वल टू ट्रू वाली जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने पी सी इक्वल टू फॉल्स वाली एक्सप्रेशन के साथ एक्सक्लूसिव और के थ्रू कनेक्ट करना है और फिर उसको हमने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है बूलियन लॉजिक के जो रूल्स हैं वो लगाकर। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा आफ्टर सॉल्विंग दैट विल बी डिस्क्राइबिंग एग्जैक्टली द वैल्यूज नीडेड फॉर सी टू डिटरमिन पी। कि उसमें हम देखेंगे कि बाकी की जो क्लासेस थी उनकी जो वैल्यूज आएंगी वो ये हमें बताएंगी कि इन वैल्यूज को फिक्स किया जाए तो सी जो है इस पूरे प्रेडिकेट को डिटरमिन करेगा। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस प्रेडिकेट p इक्वल टू a और b, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि हमने a को बनाना है डिटर्मिनिंग क्लास। तो मैं क्या करूँगा, प्रेडिकेट बनाऊंगा p a इक्वल टू ट्रू करूँगा और p a इक्वल टू फॉल्स करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि a जहाँ पे आ रहा है उसको हम ट्रू बना दें और a जहाँ पे एक दफ़ा आ रहा है उसको हम फॉल्स बना दें
उसके बाद हम उन दोनों को कनेक्ट करें विद एन एक्सक्लूसिव और। तो अब देखेंगे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ए आ रहा था, तो ए की जगह पे हमने ट्रू लिख दिया है, और भी उसी तरीके से आ गया, और उसके दरमियान में हम एक्सक्लूसिव और लगा रहे हैं। जहाँ पे ए आ रहा था हमने वहाँ पे फॉल्स लगा दिया, और अब उसकी जगह पे एक्सप्रेशन जो बी है वो उसी तरह से आ रही है। तो ट्रू और बी, जब एक एक्सप्रेशन और के अंदर ट्रू है तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू तो मैटर ही नहीं करेगी, इसका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। इसी तरीके से जो फॉल्स वाला पार्ट है उसका क्या मतलब है कि जो भी बी की वैल्यू होगी इस पार्ट का आंसर वो आएगा। बी अगर ट्रू होगा तो बी आ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो फिर पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स, मतलब जो भी बी की वैल्यू होगी वो इसका आंसर आएगा। तो इसको मैं सिंपली यूँ लिख सकता हूँ कि पहले वाला पार्ट मेरे पास सिंप्लीफाई होकर ट्रू आ जाएगा, और दूसरे वाला जो पार्ट है मेरे पास सिंप्लीफाई होकर बी आ जाएगा। तो ट्रू, और आपको पता है कि एक्सक्लूसिव आर उस वक्त आपको आंसर ट्रू देता है जब इसके लेफ्ट और साइड के ऊपर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल लेफ्ट पे अगर ट्रू है और राइट पे फॉल्स है तब इसने ट्रू देना है, लेफ्ट पे फॉल्स और राइट पे ट्रू है तो तब इसने ट्रू आपको आंसर देना है। जब दोनों की वैल्यू ट्रू हो या दोनों की वैल्यू फॉल्स हो तो इसने आंसर फॉल्स देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट मेरा ट्रू है तो राइट पे मेरा बी जो है उसको फॉल्स होना चाहिए या नॉट बी होना चाहिए, तब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास ट्रू में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे अगर बी की वैल्यू फॉल्स होगी तब जो है ए एक डिटर्मिनिंग क्लास जो है वो बनेगा। तो ये हमने डेफिनेशनल अप्रोच के साथ ए को डिटर्मिनिंग क्लास बनाने के लिए क्या किया कि जहाँ जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ पे हमने एक दफ़ा ट्रू किया और दूसरी दफ़ा फॉल्स किया। दोनों एक्सप्रेशन को हमने एक्सक्लूसिव और से कनेक्ट किया, फिर हमने उस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ नॉट बी आ गया, और नॉट बी से हमें ये पता लगा कि बी की वैल्यू अगर फॉल्स की जाए उस एक्सप्रेशन में तो ए एक डिटर्मिनिंग क्लास यहाँ पे बनता है। यहाँ तो कोई सवाल है तो बता दें। नो सर। ओके, सो इसको अब जरा सॉल्व करके बताएं मुझे इसका क्या आंसर आएगा। पी इज इक्वल टू ए एंड बी का आंसर क्या है। जी सॉल्व कर रहे हैं इसको। जी सर कह रहे हैं। जी सर। पहले ए को एक दफ़ा ट्रू करें एक दफ़ा फॉल्स करें, तो उसके बाद ट्रू एंड बी हो जाएगा, फॉल्स एंड बी हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगर इसके इस पार्ट को एक्सप्रेशन को मैं देखूं, ट्रू एंड बी का मतलब है कि अब डिपेंडेंट है कि जो भी बी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैटर करेगी। बी अगर ट्रू हो जाएगा तो ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है एक्सक्लूसिव और का वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो सारे का सारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पार्ट में मैं बी लिख सकता हूँ। और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, इस डजेंट मैटर कि बी की क्या वैल्यू, जो भी ट्रू है या फॉल्स है, इस फॉल्स की वजह से उसने सारे ने फॉल्स हो जाना है। तो दिस कैन बिकम बी एक्सक्लूसिव और फॉल्स। तो बी एक्सक्लूसिव और फॉल्स का क्या मतलब है, अब इस तरह फॉल्स है क्योंकि इसका मतलब इस साइड को जब ट्रू होगा तो पूरे एक्सक्लूसिव और ने आपको ट्रू आंसर देना है। तो अब इसका आंसर सिर्फ बी आ जाएगा। तो जब बी है तो इसका मतलब है कि बी को मैं ट्रू इसमें सेट करूं तब ए ने डिटर्मिनिंग क्लास बन जाना। तो ये देख सकते हैं कि अगर बी ट्रू होगा तो ए की वैल्यू ट्रू होगी तो पूरा प्रेडिकेट ट्रू होगा, और ए अगर फॉल्स होगा तो पूरा प्रेडिकेट फॉल्स हो जाएगा। तो दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट दिस अप्रोच इज करेक्ट, कि इस केस में अगर बी को हम ट्रू रखें तो देन ए विल बिकम अ डिटर्मिनिंग क्लास। तो एक और एग्जांपल देख लें, इसको ज़रा आप सॉल्व करके देखें कि इसमें अगर मैंने ए को बनाना है एक्टिव क्लास तो फिर क्या करना पड़ेगा। इसको ज़रा सॉल्व करें, ये तीन नीचे वाले जो एग्जांपल है।
So again, you have to replace the occurrence of A with true and occurrence of A with false. तो then then you have to connect with an exclusive OR. तो अब देखें कि A एक दफ़ा ट्रू था, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे ट्रू लिखा, so this becomes true और B and C. एंड सेकेंड टाइम हमने लिखा false और B and C. तो अब आपको पता है कि और के अंदर एक दफ़ा ट्रू आ जाए तो उसमें ट्रू ही आंसर आना होता है, और दूसरी जगह अगर और के अंदर फॉल्स आ जाए तो जो दूसरी साइड पे जो चीज़ होगी और के, उसने डिटरमिन करना है कि इसका आंसर क्या होगा. तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि और इस पार्ट ने तो ट्रू हो जाना है, इस ट्रू की वजह से तो ट्रू उसी तरीके से आ गया, उस दूसरी जगह पे इस फॉल्स के ऊपर ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, तो बी एंड सी के ऊपर डिपेंडेंट है. अब आपको ये भी पता है कि एक्सक्लूसिव और के एक साइड पे अगर ट्रू है तो दूसरी साइड के ऊपर अगर फॉल्स वाली या नेगेशन वाली टर्म होगी तो तब पूरे एक्सक्लूसिव और ने जवाब जो है आपको ट्रू की फॉर्म में देना है. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, नॉट बी एंड सी. और उसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें, नॉट को अंदर पास करें, दिस विल बिकम नॉट बी और नॉट सी. तो इसका ये आंसर आ जाएगा, नॉट बी और नॉट सी. मतलब क्या हुआ कि आइदर बी इज फॉल्स और सी इज फॉल्स. इन दोनों को जब आप फॉल्स करेंगे तो तब जो है ये ए जो है वो डिटर्मिनिंग क्लास बन जाएगा. तो आप बी को फॉल्स करें तब इस एंड ने पूरे ने फॉल्स हो जाना है, या सी को फॉल्स करें तभी इस एंड ने पूरे ने फॉल्स हो जाना है. तो उस केस में ए जो है वो डिटर्मिन करेगा, उसकी वैल्यू जो भी होगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उस बेस के ऊपर पूरे का पूरा प्रेडिकेट डिटर्मिन होगा. सो दिस इज हाउ you can use the definitional approach to find out the values of minor clauses to make a specific clause a major clause or a determining clause. So not B or not C means either B or C can be false. इन दोनों में से आप किसी A को false बना सकते हैं, जिस वजह से इस predicate के अंदर A जो है वो एक determining clause बन जाएगा. तो एक्सरसाइज के तौर पे आप यहाँ पे बी को भी एक्टिव क्लास बनाने की कोशिश करें और सी को भी एक्टिव क्लास बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको आंसर जो है वो सही मिले. ठीक है, इधर तो कोई क्वेश्चन है तो बता दें. नहीं सर. ओके. अच्छा, अब एक और चीज़ है, द डेफिनेशन इन दिस चैप्टर यील्ड द सेम टेस्ट नो मैटर हाउ द प्रेडिकेट इज एक्सप्रेस्ड. तो अगर आप देखेंगे ए और बी एंड सी और बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग ऑन द राइट. सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ए, बी और सी, सिर्फ 3 लिटरल्स आ रहे हैं. तो 3 लिटरल्स का मतलब क्या है कि 2⁻3, इसके अंदर 8 कम्बिनेशन होंगे, ना कि 1 2 3 4 5 6 6. 2⁻6 नहीं है, क्योंकि लिटरल रिपीट हो रहे हैं लेकिन वेरिएबल्स वो वही वाले हैं. तो आपने जितने लिटरल्स यूनिक हैं उसके अंदर, उतने यूनिक इसके अंदर उतने पॉसिबल टेस्ट केसेस होंगे रेज्ड पावर उतने. जैसा कि इसमें 3 लिटरल यूनिक हैं, 2⁻3 इक्वल टू 8 जो पॉसिबल जो टेस्ट हैं, वैलिड टेस्ट हैं, वो इसके अंदर होंगे, 32 नहीं होंगे. तो ये आपने देखना है कि जो रेपिटेशन हो रही है वो टेस्टिंग के अंदर वो इतनी यूजफुल नहीं होगी. आपने सिर्फ जो यूनिक अकरेंसेज होंगी उनको लेकर देखना है कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं. रेपिटेशन को अवॉइड करके, उनको इग्नोर करके, हमने ट्रूथ टेबल के अंदर से वैल्यूज पिक करके हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेस्ट केसेस बना सकते हैं. तो ये एक और एग्जांपल है, इसको आप ज़रा डेफिनेशनल अप्रोच से करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा. इसका जो मुझे जवाब बता रहे वो फिर बाकियों को भी समझाए. इसके अंदर अगर हमने ए को एक्टिव बनाना है तो क्या, ए को एक दफ़ा ट्रू करें और एक दफ़ा फॉल्स करें और उन दोनों को एक्सक्लूसिव और से कनेक्ट करें.
बी ट्रू हो जाएगा। बी ट्रू हो जाएगा? किस तरह? सॉल्व किया है। ओके, ट्रू होगा, सही बता रहे हो। इसी तरीके से अगर आपने बी को बनाना है एक्टिव क्लास, फिर क्या होगा, उसको भी जरा सॉल्व करें। सर फॉल्स हो गया। ए को फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से आप किसी क्लास को एक्टिव क्लास बनाते हैं। सो यू गॉट सम एक्सरसाइजेस आल्सो। सर एक फॉल्स होनी चाहिए या पॉसिबल ही नहीं है ये? क्या? ए को फॉल्स होना चाहिए ना, जब ऊपर देखो ना उस एक्सप्रेशन में, जब ए को आप फॉल्स करेंगे तो फिर बी इस क्लास को दरमियान में, और आप ए अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि जो भी बी की यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे होगी, अगर मैं बी को ट्रू करूंगा तो ट्रू का निशान। समझ आई है कि नहीं आई? नहीं सर, हमने एंड में ये देखना होता है ना कि जो एक्सक्लूसिव और का आंसर है वो ट्रू आना चाहिए। तो जब ए एक्सक्लूसिव और ए करें तो वो तो हमेशा ही फॉल्स जाएगा, वो तो कभी ट्रू आएगा ही नहीं ना। क्यों? ए XOR का मतलब है ये दोनों साइड पे सेम जब चीज आती है तो ये फॉल्स देता है एक्सक्लूसिव और। तो ये फॉल्स होता है, मतलब ए तो कभी डिटरमाइन का, बी कभी डिटरमाइन कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे क्यों पास ए की डिटरमिन कोई कर वैल्यू भी नहीं आ रही। हैं? सर हमने ये करना होता है ना कि जो एंड पे एक्सक्लूसिव और आता है उसको हमने ट्रू हम्म, करना होता है। तो जब हाँ, ये लास्ट वाला हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ ए आ रहा है, तो ये तो ए की वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों केसेस में इसका रिजल्ट कभी भी ट्रू नहीं आएगा। तो यानी ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बी को एज अ वेदर क्लास लगे तो ए की कोई वैल्यू भी नहीं बन तो सकती सही कह रहे हो, ऐसे। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। जब फॉल्स आएगा तो ये नहीं डिटरमिन करेगा, ठीक है। ठीक है, और कोई पॉइंट ना समझ आया उसके अंदर? तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इनफिजिबल टेस्ट रिक्वायरमेंट्स। तो इनफिजिबल टेस्ट रिक्वायरमेंट के हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। तो इस केस में जब लॉजिकल आपके पास रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी और सी इज ग्रेटर देन ए, तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है और बी इज ग्रेटर देन सी भी ट्रू है, तो सी ग्रेटर देन जो ए है ये जो ट्रू होने पॉसिबल नहीं है, दिस विल बी एन इनफिजिबल टेस्ट रिक्वायरमेंट। सो एज विद ग्राफ बेस्ड क्राइटेरिया इनफिजिबल टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इग्नोर्ड। तो वहाँ पे हमने कहा था कि ये इसके लिए कोई मैकेनिकल प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता जो ये बता दे कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी इनफिजिबल होंगी और कौन सी हमारी जो है वो फिजिबल होंगी। तो आपने उनको मैनुअली तलाश करना होता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनफिजिबल है, और उन इनफिजिबल रिक्वायरमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम
कोई टेस्ट केस नहीं लिख सकते। तो इसलिए, और वहाँ पे एक और वर्ड भी मैंने इस्तेमाल किया था कि ये अनडिसाइडेबल होता है कि आप अगर आपके पास 10 रिक्वायरमेंट्स हैं या 50 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं टेस्ट रिक्वायरमेंट, उनमें से आपको ये कहा जाए कि एक प्रोग्राम लिख दें जो ये तलाश करके बता दे कि इनमें से कौन कौन से इनफिजिबल हैं। सो दिस इज़ एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। आप इसके लिए कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम नहीं लिख सकते जो ये बताए कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स फिजिबल हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट्स इनफिजिबल हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इनएग्जैक्ट का मतलब क्या है कि हर बंदे का आंसर जो है वो एक से दूसरे हट के आ सकता है, एग्जैक्ट आंसर सेम नहीं है। और इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि आप प्रैक्टिकली किसी चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल चीज को सॉल्व करने के लिए दो बंदे डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं। और साइंस में क्या है कि साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं वो तब्दील करते हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इनएग्जैक्ट इंजीनियरिंग नॉट साइंस। का फंडामेंटल्स जिस तरह साइंस के अंदर फिक्स रहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि इनफिजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनफिजिबल का एल्गोरिथम भी कोई नहीं है, कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, कोई मैकेनिकल प्रोसीजर हम यहाँ पे नहीं बना सकते। और इनएग्जैक्ट का क्या मतलब है, एग्जैक्ट आंसर आना भी हर दफ़ा सेम नहीं है। अगर हमने डिफरेंट क्राइटेरिया लगाए हैं तो उनकी वजह से तो शायद हो सकता है, लेकिन जहाँ पे टेस्टर के पास चॉइस होगी तो दो बंदों के आंसर जो है डिफरेंट आ सकते हैं। So predicates are often very simple. In practice, most have, not must have, less than 3 clauses. जब ऐसा होता है तो टेस्टिंग करना शायद इतना मुश्किल नहीं है, आप कम्बिनेटोरियल कवरेज की तरफ भी जा सकते हैं। बट व्हेन that is not the case, when the clauses are more than 3, then definitely combinatorial clause coverage is difficult to achieve, and in most cases it is practically infeasible. तो with only clause you can actually have a predicate coverage, उसको बड़े आराम से आप अचीव कर सकते हैं। with 2 or 3 clauses you can go for combinatorial class coverage। और इसके अलावा एक्टिव क्लास कवरेज और इनएक्टिव क्लास कवरेज आर सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स। वहाँ पे उनको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे प्रेडिकेट्स के अंदर बहुत सारी जो है वो क्लासेस आ रही हैं, या बजाते खुद सेट ऑफ प्रेडिकेट्स के अंदर बहुत सारे प्रेडिकेट्स हों। और जब बहुत सारे क्लासेस होंगी और बहुत सारे प्रेडिकेट्स होंगे तो देन इट विल बी इनफिजिबल टू डू और इम्प्रैक्टिकल टू डू कम्बिनेटोरियल क्लास कवरेज। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। 10-15 मिनट हमने उस दिन भी पढ़ा था, इसलिए ये वाला 1.5 घंटा जो पूरा हो गया। तो अब जो है वो अब मुझे अगली मेकअप क्लास बताएंगे कब लगानी है। सर अगले जुम्मे को। उससे पहले नहीं लग सकती? उससे पहले कोई टाइम फ्री नहीं है इन्ने मसरूफ लोग हैं तुसी। सर, देख ले फिर। शहरी के बाद लगा लें। बहुत अच्छा आइडिया, मैं इसके हक में हूँ। कौन पढ़ना चाहता है शहरी के बाद? पीर वाले दिन पहले शहरी लगाएं, शहरी के बाद सोते हैं हम लोग। तरावी के बाद कर तो जाग जाना एक दिन। तरावी के बाद भी अच्छा कि हाँ तरावियाँ पढ़नी है नहीं किसी ने, तो उसका नाम तुमने रखा हुआ। जाते हो पढ़ने? बिल्कुल सर, जाते हैं। सही है, ठीक है। फिर तरावी के बाद बता दो किस दिन रखनी। अब सारे चुप कर गए। सर जमा सही है ना? वो आप लोग का मिड टर्म भी लेना ना, उससे पहले को कोर्स भी कवर करना है। जुम्मे के बाद ही मीट होगा ना? जुम्मे के बाद तुम्हें किसने कहा? अगले वीक तो नहीं है ना मीट? अच्छा चलो ठीक है, मैं दोबारा अगले वीक के शुरू में फिर एक दफा तुम्हें याद कराऊंगा कि हमने एक मेकअप क्लास पढ़नी है। ठीक है, चलो सही है फिर, ओके। ठीक है सर। सर ये स्लाइडें तो रख दें। स्लाइडें नेट पे पड़ी हैं, अमन एंड ऑफर की बुक में